Hello students of class 12th, welcome to all of you in your own channel राजेश श्रीवास्तव मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। डिटर्मिनेंट एक्चुअली में है क्या, जो हमने पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n we can associate और रियल नंबर विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि कोई अगर मैट्रिक्स लेते हैं जिसका रोज और कॉलम सेम हो, अब वो चाहे ऑर्डर 2 की हो या ऑर्डर 3 की हो, अगर कोई सी भी ऑर्डर लेते हैं जो स्क्वायर होना चाहिए, तो अगर हम उसकी डिटरमिनेंट बनाते हैं उसको, यानी कि उसको हम लोग वर्टिकल लाइन के में एलिमेंट्स को लिखते हैं, रोज और कॉलम शुड बी सेम, तो सिचुएशन में जो उसका इवैल्यूएट करने पे जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है बच्चों। कैपिटल लेटर में हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, या फिर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, और हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग ने पढ़ चुके हैं, कैसे उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। आज हम लोग बच्चों यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने से पहले अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज के यूज कर लें तो डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन हमारा आसान हो जाता है और हमें उसकी वैल्यू फटाफट मिल जाती है। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक और प्रॉपर्टीज को आप समझिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रॉपर्टीज बहुत ही काम आने वाली हैं और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आने वाली हैं। इसको आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने लाइक्स और व्यूज दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा। तो प्रॉपर्टीज होती क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट serve the purpose of useful tools for the computing the values of the given determinant। इसका मतलब यह प्रॉपर्टी एक तरह का टूल्स हैं, प्रॉपर्टी एक तरह का टूल्स हैं जिससे आप किसी भी डिटर्मिनेंट को बिफोर एक्सपेंशन, बिफोर इवैल्यूएशन आप प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट को, कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट को आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको एक्सपैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो या कॉलम, जिससे भी बताया जा चुका है आपको कैसे करते हैं। उसमें आपको मैंने कोफैक्टर उसके साइन बताए थे आपको, वो सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका एक्सपैंड करेंगे और फिर हमारा आंसर क्विकली आ जाएगा। ये बात ध्यान समझिएगा। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज बी कंसंट्रेट टू योर वीडियो। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी। तो बच्चों ये रही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका आंसर 0 आएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग यू कैन राइट डायरेक्टली 0। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लिया 3 2 5 है, 6 7 2 है, यहां लिखा 0 0 0। तो इट मीन्स इसका आंसर 0 आएगा बिकॉज जो थर्ड रो है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां 2 3 4 2 3 0 7 4 0 और 2 9 0। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर 0। तो यहां पर आपका रीजन हो जाएगा सारे एलिमेंट्स रो 3 के 0 हैं और सारे एलिमेंट्स कॉलम 3 के 0 हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसको आप एक्सपैंड मत करिएगा, डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे? 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लीज सी। Now there are 2 properties I am telling you. Property number 2 आती है that each element on one side of principal diagonal of determinant is 0, then the value of determinant is the product of the diagonal element। Determinant में principal diagonal किसको बोलते हैं पहले तो ये समझिए आप। जैसे कि आपने, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर डिटर्मिनेंट ले लिया a K L, यहां लिख दिया B, यहां लिख दिया C, यहां लिख दिया M, यहां लिख दिया 0 0 0। तो जो ये लिखे हैं एलिमेंट लिखे हैं, ये जो लिखे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल।
तो आप देखिए कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी सी, यानी कि इस डायगोनल के या तो नीचे सारे एलिमेंट 0 लिखे हों या इसके ऊपर सारे 0 लिखे होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी। अंडरस्टूड बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल से या तो ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हों या नीचे के सारे 0 हों, तो आपको बिना इवैल्यूएट करे आप उसका आंसर लिख सकते हो ए बी सी, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, केवल आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। देखना यहां पर ये है, या तो ये तीनों एलिमेंट 0 हों या फिर ये तीनों एलिमेंट 0 हों, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आता है द थर्ड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम को, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बदल दें, ठीक है ना, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां मान लेते हैं एग्जांपल हमारे सामने है, यहां पर मान लिया ये है आपके सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मैंने क्या किया कि जो उसका फर्स्ट रो था मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है आपका सेकंड कॉलम और थर्ड रो है आपका थर्ड कॉलम। तो आप जानते हो इन दोनों का जो इवैल्यूएशन आएगा, जो डेल्टा के वैल्यू आएगी, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इनको एक्सपांड करके आप चेक करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। यानी कि आप रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो तो देयर विल बी नो चेंज इन आंसर। ओके स्टूडेंट, तो सारी प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ही हम सब कुछ करेंगे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान समझिएगा, और हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्लीज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब बच्चों आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। इसका मतलब तो ये हुआ कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दें, यानी कि जैसे फर्स्ट रो को थर्ड रो से करना चाहें या फर्स्ट को करना चाहें सेकंड से, ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड से करना चाहें, इस तरीके से जब चेंज करेंगे आपस में तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मेरा हो गया, और मैंने क्या किया कि रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के एलिमेंट से अगर मैंने चेंज कर दिया तो यहां पर ये हो जाएगा डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। याद रखना है आपको, क्या किया आपने, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से चेंज किया तो क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन। अगर आप ये चाहते हो कि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 से बदल दें तो जानते हैं एक और आ जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस एक पहले था, एक और आ गया माइनस, तो यहां पर जानते हो डी ए जी हो गया, और ये हमारा कॉलम 3 है जो पहले लिख देंगे एफ सी आई, और ये हो जाएगा ई बी एच। यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने चेंज कर दिया, ई बी एच लिख दिया इधर, एफ सी आई लिख दिया इधर, तो फिर से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यानी जितनी बार हम दो रो या दो कॉलम को बदलेंगे, आपस में चेंज करेंगे, तो एक आ जाएगा माइनस साइन बाहर। तो याद रखना है, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत के अकॉर्डिंग इसको हम यूज करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू पैरेलल लाइंस रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी डिटरमिनेंट में अगर हमको दो आइडेंटिकल रो मिल गई एक ही जैसी, यानी इसके दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए या दो कॉलम के, तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे एग्जांपल देखें बच्चों, यहाँ पर अगर लिखा है ए बी सी और यहाँ भी लिखा है ए बी सी, दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मान लो पी क्यू आर, तो इसका आंसर 0 है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए।
या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा है 2 3 4 और यहाँ लिखा है 2 3, आप ले लो, ये ले लेते हैं 2 7 5 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग लास्ट में 2 7 5 और यहाँ लेते हैं 6 और 2। तो अगर आप देखोगे यहाँ बच्चों तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। यानी कोई भी रो, दो रो हो या कोई भी दो कॉलम हो, उनके एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो यू मस्ट राइट द वैल्यू ऑफ इट्स विल बी 0। प्रॉपर्टी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसके बाद, प्लीज सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट is multiplied by same number k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। जैसे मान लिया कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर 3 का, तो उसमें क्या है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई मान लिया आप करते हैं, मान लिया कोई जरूरत आ पड़ी है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको जरूरी पड़ गया कि वहां पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है रो 1 में या 4 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 में। ये क्वेश्चन पे देख के पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर जो है पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी, पहले वाले की वैल्यू जो आएगी उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू तभी मिलेगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है आपके पास, ये मान लिया कि आपके पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर और एम एन ओ। ओके स्टूडेंट, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी, इसकी मान लिया वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा, कोई मान लिया स्पेसिफिक वैल्यू डेल्टा आ रही है। और अब मुझे करना यहां पर यह है कि अगर हम इसमें इस फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर हम यहां पर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी, और बाकी सारे की सारी रो वैसे ही हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं आया। तो जानते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k टाइम्स डेल्टा, यानी जो इसकी वैल्यू अगर डेल्टा थी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ डेल्टा, यानी पहले वाले डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आया है उसको k से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज कि ये जो k से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ रो में किया है, ये आपका सेकंड रो थर्ड रो में भी हो सकता था या किसी भी कॉलम में हो सकता था, जिसमें भी आप इंटू करना चाहो कर सकते हो। और एक बात और है, अगर आप इसमें k से करना चाहते हो, इसमें आपको मान लो टी से करना चाहते हो, तो अगर आप इस रो को k से इंटू कर रहे हो, इस रो को t से इंटू कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू होगी वो k इंटू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी जितनी बार आप रो किसी भी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो वो डिटर्मिनेंट में बाहर मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग बहुत यूज करेंगे। और इसका देखिए एक और एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जरा देखिए। कहते हैं कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, जैसे 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 ऑर्डर हो सकता है, तो मान लेते हैं कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो k इंटू ए, यानी उसका डिटरमिनेंट बनाने पर क्या होता है, हम कह सकते हैं k टू पावर n डिटरमिनेंट a। क्योंकि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में अगर कोई मान लिया 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें होते हैं 9 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम किसी रो को या किसी कॉलम को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर क्या कहते हैं कि 3 रोज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 रोज से वो नंबर बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k है हमारे पास, जो हमने मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स में, वो क्या हो जाएगा k टू पावर n, यानी कि k जो होगा वो 3 बार 3 रो से या 3 कॉलम से होके बाहर आएगा, और वो k टू पावर n यानी k टू पावर 3 कह सकते हैं अगर ऑर्डर 3 है। अगर ऑर्डर 2 है तो k टू पावर 2 हमें लिखना पड़ेगा।
और डिटर्मिनेंट ए जो पहले था वही लिख दिया। तो याद रखना है ए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जब इसे करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। स्टूडेंट प्लीज सी द वीडियो। और आता है सेकेंड, आता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट consists of sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants whose other rows or columns are not altered। इसमें क्या करना है कि एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम में क्या किया गया है कि दो दो एलिमेंट को प्लस किया गया है। तो जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पर एग्जांपल आपका ये है, मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया है, मान लो ये a प्लस के बी सी, मान लो यहां लिखा है d प्लस के ई एफ, और यहां लिखा है g प्लस के एच आई। अब मैंने देखा कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें आपका फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट प्लस करे गए हैं, a प्लस के, d प्लस के, g प्लस के। तो करना यहां पर यह है कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, और दूसरे में क्या हो जाएगा के के के, और बाकी क्या है एलिमेंट आप कॉपी कर दोगे, बी सी ई एफ और एच आई। यानी कि देखा आपने कि जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट थे वो तो मैंने कॉपी कर दिए, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट थे उसमें देखो ए डी जी लिख दिया और दूसरे डिटरमिनेंट में हम लोगों ने के कॉपी कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने उसको स्प्लिट कर दिया दो डिटरमिनेंट में। अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट होते हैं ना, ए प्लस के मान लो होता, ए प्लस के प्लस एफ होता, ये डी प्लस के प्लस जी होता, कुछ भी होता, यहाँ पे पूरा तीन एलिमेंट होते फर्स्ट रो कॉलम में, तो इसमें हम तीन डिटर्मिनेंट बना देते। तो जितने भी प्लस साइन लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन में ये भी आप क्वेश्चन जब समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अब एक प्रॉपर्टी और बची हुई वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सी। नाउ सी द लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी। तो देखिए अगर आपसे कहते हैं कि दो मैट्रिक्स आपने चूज कर ली सेम ऑर्डर की, मान लिया हमने आपसे कहा कि ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 6 7 2 5। अब बताते हैं अगर आपने इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अगर आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो अगर आप ये करते हो कि इस मैट्रिक्स का जो आंसर आया है उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का, तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। इसका मतलब ये हो गया कि इन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, यहां भी मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। एक बार फिर समझ लीजिए, दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, यहां पे ए बी आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऐसे तो भी उसका सेम आंसर आएगा। ये मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का। अब आता है इस चैप्टर का सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये देखिए बहुत ध्यान से कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय हमें कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो हम लोग रो में करते हैं या कॉलम में करते हैं, ओके। और ऑर्डर 3 जो हमारे सामने आता है डिटर्मिनेंट, उसमें हम लोग एक स्टेप में कम से कम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ। कभी भी 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं करते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू नीड। तो फर्स्ट देखिए लिखा है आर आई ए इंटरचेंजिंग आर जे। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमको 2 रो को चेंज करना है, मान लिया हमें R1 को R3 से बदलना है,
तो लिखना पड़ेगा R1 इंटरचेंजिंग R3। या मेरा मन है कॉलम को बदलने का, तो करेंगे यहाँ पर C1 इंटरचेंजिंग C3। जिसको बदलना चाहते हैं डबल एरो लगा देंगे, लिखना पड़ेगा। सेकेंड ऑपरेशन होता है RI इज एरो K R1, यानी हमें अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो को K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखना है डिवाइड बाय K ऑल्सो टू डिटर्मिनेंट, यानी हमें अगर किसी भी रो को K से मल्टीप्लाई करना होगा तो बाहर हमें डिटर्मिनेंट को K से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन कॉलम में भी है। अगर कॉलम में हम किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो हमें उसी नंबर से बाहर डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो दोनों में हम को एक ही लगाते हैं। फिर थर्ड आता है आपका RI एरो RI प्लस के आर जे, या फिर कॉलम में करते हैं वही चीज। इसका मतलब I का मतलब है यहाँ पर उस रो या कोई कॉलम से मतलब है। जैसे मान लो हमने फर्स्ट रो में करना है तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस के R2 कर दिया, के R3 कर दिया। तो ये जो हम लोग रोज प्लस करते हैं कभी माइनस करते हैं, इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को करने के बाद हमें वो डिटर्मिनेंट एकदम सिंपलर फॉर्म में नजर आएगा। फिर हम उसमें कॉमन लेंगे और फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जहां पर लगेगा, और फिर एक्सपैंड करते हैं लास्ट में, और फिर मेरा आंसर फिर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी और ये ऑपरेशन पढ़े, इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो हम लोग इस प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे ही आपको तुरंत सब कुछ समझ में आने लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज सी द अनदर वीडियो। ओके, गुड बाय।